प्रिय छात्राओं, आज से हम एक नया चैप्टर देखेंगे। अधिकार शुल्क खाते, रॉयल्टी अकाउंट्स। आपने अनेक बार रॉयल्टी वर्ड सुना होगा, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रॉयल्टी आखिर होती क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई किताब लिखी है और वो इसको प्रकाशित कराना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति पब्लिशर के माध्यम से उस किताब को छपवाएगा। अब पब्लिशर उस लेखक को उस किताब के छापने के बदले में जो राशि देता है उसको बोलते हैं रॉयल्टी। प्रकाशक अब ये रॉयल्टी कहाँ से देगा? प्रकाशक उस किताब को बाज़ार में बेचेगा, तो उससे जो पैसा प्राप्त होगा उससे वो लेखक को रॉयल्टी देता है। तो जे.आर. बॉटलीबाई ने कहा है कि अधिकार शुल्क उस रकम से है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा दिए गए कुछ विशेष अधिकारों के बदले में देता है। जैसा कि मैंने अभी ये बताया कि कोई पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार है, या कोई पेटेंट वस्तु निर्मित कर बेचने का अधिकार है, या कोई खान खोदने का अधिकार है। इस प्रकार अधिकार शुल्क में दो पक्षकार होते हैं। प्रथम, जो अपने अधिकार को दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित शुल्क के बदले सौंपता है, उसे तो बोलते हैं लैंडलॉर्ड या भूस्वामी या पट्टेदाता। और दूसरा, जो निश्चित शुल्क के बदले अधिकार प्रयोग में लेने का अधिकार प्राप्त करता है, उसे बोलते हैं पट्टेदार या लेसी। वर्तमान समय में 3 प्रकार के अधिकार शुल्क सबसे अधिक प्रचलित हैं, जिसमें एक तो है खनन अधिकार शुल्क, दूसरा पेटेंट अधिकार शुल्क, और तीसरा कॉपीराइट कृतिस्वाम्य अधिकार शुल्क। अब हम देखेंगे कि अधिकार शुल्क और किराए में क्या अंतर है। अधिकार शुल्क और किराए में मुख्य रूप से 2 अंतर होते हैं। अधिकार शुल्क और किराया दोनों की ही संपत्ति को प्रयोग में लेने के प्रतिफल के रूप में संपत्ति के स्वामी को दिया जाता है। इस आधार पर हम देखते हैं कि इसमें क्या 2 अंतर हैं। पहला, अधिकार शुल्क उत्पादन या बिक्री के आधार पर दिया होता है, जबकि किराया समय के आधार पर दिया जाता है। और किराया, जैसे कि मकान का किराया, वो हम हर मंथ देते हैं, अप्रैल का किराया, मई का किराया, इस प्रकार से। जबकि रॉयल्टी हमेशा उत्पादन या बिक्री के आधार पर दी जाती है। दूसरा है अधिकार शुल्क मूर्त संपत्तियों जैसे भूमि एवं भवन एवं अमूर्त संपत्तियों जैसे कि एकस एवं ट्रेडमार्क दोनों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है, जबकि किराया केवल मूर्त संपत्तियों के प्रयोग में ही दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि अधिकार शुल्क, ये जो हम अकाउंट बनाएंगे यदि रॉयल्टी अकाउंट्स, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उसका बार बार प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला है और इम्पॉर्टेंट, वास्तविक अधिकार शुल्क, एक्चुअल रॉयल्टी। वास्तविक अधिकार शुल्क की गणना हम कैसे करेंगे? वास्तविक अधिकार शुल्क की गणना वास्तविक उत्पादन, जो एक्चुअल प्रोडक्शन आपको क्वेश्चन में दिया होगा या बिक्री दी होगी, के आधार पर किया जाता है। और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो है वास्तविक उत्पादन या बिक्री, जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है, को मल्टीप्लाई करेंगे हम अधिकार शुल्क की दर, वो भी क्वेश्चन में दी होगी, जैसे 10 रुपये प्रति टन, 20 रुपये प्रति टन, तो उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्पादन या बिक्री इंटू अधिकार शुल्क। तो इस प्रकार से आएगी वास्तविक अधिकार शुल्क। और ये वास्तविक अधिकार शुल्क पट्टेदाता की तो आय होती है, जो लैंडलॉर्ड है, जिसका कि ने अधिकार बेचा है, उसकी तो आय होती है, और जो प्रकाशक है जैसे, उसका व्यय होता है। दूसरा टर्म है न्यूनतम किराया या मृत किराया, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम रेंट या डेड रेंट। मिनिमम वर्ड से देखिए न्यूनतम किराया। न्यूनतम से आशय क्या है कि यह वह राशि होती है जो पट्टेदार द्वारा भूस्वामी को देनी ही होती है, चाहे उसका उत्पादन शून्य ही क्यों न हो, या कम हो या शून्य हो, बिल्कुल भी ना हो, तो भी ये इसको लैंडलॉर्ड को देना ही होगा। न्यूनतम किराए से अधिक वास्तविक अधिकार शुल्क के लिए यदि तो होने पर पट्टेदार द्वारा
वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि देनी होगी। आपको समझ में आया होगा कि जैसे मान लीजिए मिनिमम रेंट है 10,000 और जब हम वास्तविक अधिकार शुल्क ऊपर से हम कैलकुलेट किया, मैंने फार्मूला बताया था, वो आता है 12,000। तो ऐसी स्थिति में इसको 12,000 ही देना होगा। यदि वास्तविक अधिकार शुल्क 8,000 आता है तो मिनिमम रेंट 10,000 रुपये देना होगा। तो वास्तविक अधिकार शुल्क या मिनिमम रेंट दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो देना होगा। पट्टे की शर्तों में न्यूनतम किराए की शर्त भूस्वामी के लिए बहुत लाभदायक रहती है। अगर वो ऐसा नहीं लिखेगा तो ऐसी स्थिति में इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तीसरा है लघु कार्य राशि। लघु कार्य राशि ये इस प्रकार से हम निकालते हैं, जो मैंने भी बताया, वास्तविक अधिकार शुल्क के न्यूनतम किराए से कम होने पर लघु कार्य राशि उत्पन्न होती है। इसका फॉर्मूला है न्यूनतम किराया माइनस वास्तविक अधिकार शुल्क। जैसे कि मान लीजिए 2000 टन उत्पादन है और अधिकार शुल्क है 5 रुपये प्रति टन। तो इस प्रकार, और साथ में ये दिया हुआ है कि न्यूनतम किराया मान लीजिए 15,000 रुपये वार्षिक है। तो लघु कार्य राशि क्या होगी? वास्तविक अधिकार शुल्क है 2000 × 5 10,000, न्यूनतम किराया है 15,000, तो 15,000 माइनस वास्तविक अधिकार शुल्क 10,000। तो इस प्रकार से शॉर्ट वर्किंग्स आई 5,000 रुपये। शॉर्ट वर्किंग मतलब न्यूनतम किराए से जो वास्तविक अधिकार शुल्क अगर कम है तो शॉर्ट वर्किंग आती है। चौथा है अधिकार्य राशि या आधिक्य। यदि न्यूनतम किराए पर वास्तविक अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से अधिक है तो ऐसी स्थिति में आता है एक्सेस वर्किंग या सरप्लस। और अधिकार्य राशि कैसे कैलकुलेट करेंगे? वास्तविक अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया। तो शॉर्ट वर्किंग तो हम कैलकुलेट करेंगे मिनिमम रेंट या न्यूनतम किराया माइनस वास्तविक अधिकार शुल्क, और अधिकार्य राशि कैलकुलेट करेंगे हम वास्तविक अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया। एक्सेस वर्किंग तो न्यूनतम किराया कम हो और वास्तविक अधिकार शुल्क ज़्यादा हो तब आती है, जबकि मिनिमम रेंट आता है जबकि मिनिमम रेंट से वास्तविक अधिकार शुल्क कम हो। इसी प्रकार से हम ऊपर वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी बताया आपको कि 2000 टन उत्पादन हुआ है और अधिकार शुल्क है 5 रुपये और न्यूनतम किराया मान लीजिए 5,000 हो। तो ऐसी स्थिति में 10,000 तो एक्चुअल रॉयल्टी हो गई और मिनिमम रेंट हुआ 5,000। इस प्रकार से 5,000 हुआ एक्सेस वर्किंग। अब नेक्स्ट है अधिकार शुल्क संचय। ये रॉयल्टी रिजर्व, इसका क्या आशय है कि ये भूस्वामी की पुस्तकों में न्यूनतम किराए के वास्तविक अधिकार शुल्क पर आधिक्य को अधिकार शुल्क संचय के नाम से दिखाया जाता है। न्यूनतम किराए के वास्तविक अधिकार शुल्क पर आधिक्य यानी न्यूनतम किराया ज़्यादा है और वास्तविक अधिकार शुल्क कम है, तो जो डिफरेंस है उसको दिखाते हैं रॉयल्टी रिजर्व के नाम से। किसकी पुस्तकों में? भूस्वामी, जो कि लैंडलॉर्ड है उसकी पुस्तकों में। और पट्टेदार की पुस्तकों में इसका लेखा शॉर्ट वर्किंग्स के रूप में करते हैं और भूस्वामी की पुस्तकों में रॉयल्टी रिजर्व। तो ये रॉयल्टी रिजर्व और शॉर्ट वर्किंग एक ही अमाउंट है, लेकिन लैंडलॉर्ड की पुस्तकों में रॉयल्टी रिजर्व करते हैं और जिसने लिया है पट्टा उसको शॉर्ट वर्किंग्स लिखते हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लघु कार्य राशि की वसूली, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। इसके संबंध में विभिन्न प्रकार की शर्तें हो सकती हैं, विभिन्न स्थितियां हो सकती हैं, तो वो हमें ध्यान से देखना होता है कि किस प्रकार से लघु कार्य राशि की वसूली के लिए प्रश्न में दिया हुआ है। ऐसा क्यों, ये क्या प्रावधान है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसा लघु कार्य राशि की वसूली का प्रावधान क्यों किया जाता है। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि पट्टे के प्रारंभिक वर्षों में उत्पादन कम होता है और धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होती है। इस कारण
प्रारंभिक वर्षों में लघु कार्य राशि उत्पन्न होती है और इस राशि के उत्पन्न होने की स्थिति में पट्टेदार को न्यूनतम किराया देना ही पड़ता है। इससे भूस्वामी को तो लाभ होता है और पट्टेदार को हानि होती है। अतः पट्टे की शर्तों में यह एक क्लॉज लगा दिया जाता है कि लघु कार्य राशि को आगामी वर्षों में जब भी अधिकार्य राशि होगी उसमें से वसूल किया जाएगा। और पट्टे में लघु कार्य राशि वसूली की शर्त रहने से पट्टेदार भी हानि से बच जाता है और पट्टे की शर्तों में वसूली के इस अधिकार को लघु कार्य राशि की वसूली कहते हैं। और लघु कार्य राशि की वसूल करने की अवधि जो दोनों में समझौता होता है उसके आधार पर होती है कि 2 वर्ष 3 वर्ष, यह दोनों के बीच में समझौते के आधार पर तय होती है। अब हम देखते हैं कि ये लघु कार्य राशि की वसूली में किन किन क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहला है कि लघु कार्य राशि की वसूली प्रथम कुछ वर्षों में करना। इसमें हम देखते हैं कि क्या प्रावधान होता है। प्रश्न में इस संबंध में हमें जो सूचनाएं दी होंगी उसमें पहली सूचना दी होगी कि लघु कार्य राशि को प्रथम 2 या 3 या 5 वर्षों तक अधिकार्य राशि में वसूल किया जा सकता है। हम कौन सी कंडीशन देख रहे हैं कि लघु कार्य राशि की वसूली प्रथम कुछ वर्षों में ही करना। ये हमें कैसे पता चलेगा? यह हमें ऐसे पता चलेगा कि प्रश्न में सूचना दी होगी कि लघु कार्य राशि को प्रथम 2 या 3 या 5 वर्षों तक अधिकार्य राशि से वसूल किया जा सकता है। और दूसरा दिया होगा कि लघु कार्य राशि को एक निश्चित तिथि तक वसूल किया जा सकता है। या तो आपको वर्ष दिए होंगे 2, 3, 5, या एक तिथि दी होगी कि 2025 तक 2022 तक करना है, तो उसके आधार पर हम ये देखेंगे कि लघु कार्य राशि को कितने वर्षों तक वसूल करना है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि अनुबंध राशि को आगामी वर्षों की अधिकार्य राशि में से वसूल करना। इसके संबंध में क्या दिया होगा कि प्रत्येक वर्ष की लघु कार्य राशि को केवल आगामी वर्ष में ही वसूल किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए 2018 की शॉर्ट वर्किंग है, उसको आगामी वर्ष मतलब 2018 में शॉर्ट वर्किंग है तो 2019 में यदि एक्सेस वर्किंग है तो ही वसूल कर सकते हैं। यदि 2019 में नहीं है तो फिर वसूल नहीं कर सकते। 18 की 19 में, 19 की 20 में, इस प्रकार से होता है। आगामी वर्ष मतलब अगला वर्ष। दूसरा दिया हो सकता है आपको कि किसी वर्ष की लघु कार्य राशि को आगामी 3 वर्षों की अधिकार्य राशि में से वसूल किया जा सकता है। पहली कंडीशन तो हमने देखी थी कि आगामी वर्ष यानी जस्ट अगला वर्ष, और दूसरी स्थिति हो सकती है कि आगामी 3 वर्ष, जैसे कि 2020 में हुआ है तो आगामी 3 वर्ष क्या होंगे? 2021, 2022, 2023, इस प्रकार से वसूल कर सकते हैं। और तीसरी स्थिति हो सकती है कि वास्तविक अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का आधिक्य जिस वर्ष में ऐसा आधिक्य चुकाया गया है उससे संबंधित आगामी 3 या अधिक वर्षों में वसूल किया जा सकता है। तो ये तीसरी कंडीशन हो सकती है। अब हम देखते हैं कि अनुबंध की अवधि के दौरान लघु कार्य राशि को वसूल करना, किस प्रकार से वसूल करना के लिए शर्त दी हुई होगी। इसमें दिया होगा कि अनुबंध के प्रथम 6 वर्षों की लघु कार्य राशि को पट्टे की अवधि में किसी भी समय वसूल किया जा सकता है। इसके लिए कोई आपको क्लॉज नहीं लगाया है। इसमें ये बताया है कि जब अनुबंध हुआ है दोनों के बीच में, लैंडलॉर्ड और किराए प्राप्त पट्टेदार और पट्टेदाता के बीच में, कि अनुबंध के प्रथम 6 वर्ष जैसे 2020 में लिया है तो 2026 तक की जो लघु कार्य राशि है उसको ही वसूल कर सकते हैं, और लेकिन वसूल कभी भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि 6 वर्षों के बाद कोई लघु कार्य राशि होगी तो उसको वसूल नहीं किया जा सकता। इसमें दूसरा अनुबंध ये लगाया जा सकता है कि किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि को पट्टे की अवधि में अधिकार्य राशि में से कभी भी वसूल किया जा सकता है। और ये तो बिल्कुल फ्री है इसके अंदर कि कभी भी तो लघु कार्य राशि और कभी भी वसूल कर सकते हो। इसके लिए कोई वर्षों की कोई सीमा नहीं लगाई गई है।
जब भी होगी 2015 में होती है, तो कभी पूरे जीवन में जब तक इनके बीच में सब ये अनुबंध है तब तक किया जा सकता है। किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि को किसी भी वर्ष की अधिकार्य राशि में वसूल किया जा सकता है। चौथा हो सकता है कि अनुबंध में लघु कार्य राशि वसूल करने की कोई शर्त ना दी हो, कोई भी शर्त नहीं लगाई गई है, कोई भी शर्त नहीं लगाई गई है, यानी कि वो नहीं वसूल किया जा सकता, या जो भी शर्तें अगर वसूल कर सकते हैं तो उसके बारे में ऊपर बताया था कि कैसे कैसे करना है। तो ये इसमें देखना होगा कि कोई शर्त न है, यानी कि वसूल नहीं किया जा सकता, ऐसा भी दिया जा सकता है। और लास्ट है लघु कार्य राशि की एक निश्चित राशि ही आगामी वर्षों में वसूल करने का अधिकार। अभी तक हमने ऊपर देखा था कि कितनी भी लघु कार्य राशि हो उसको वसूल करने के लिए हमें दिया हुआ था कि प्रथम वर्ष में, आगामी वर्ष में, कुछ वर्ष में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यह है कि राशि को लिमिट कर दिया गया है कि लघु कार्य राशि, जैसे कि मान लीजिए लिमिट कर दिया जाए कि 10,000 तक की लघु कार्य राशि को वसूल किया जा सकता है, तो वो हमें देखना होगा कि प्रश्न में इस तरह का तो नहीं दिया हुआ कि लघु कार्य राशि, इतनी लघु कार्य राशि को इतने आगामी वर्षों में वसूल करने का अधिकार। ये सब थ्योरेटिकल है। अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट मेन पॉइंट है शोधनीय लघु कार्य राशि। इससे क्या आशय, यह वह राशि होती है, अब तो आपको थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि इसका मतलब क्या होगा। यह राशि जिसे वसूल करने का अधिकार पट्टेदार को आगामी वर्षों की अधिकार्य राशि में से होता है, उसे शोधनीय लघु कार्य राशि कहते हैं। जैसे 20,000 की राशि का अधिकार है इसको वसूल करने का, तो 20,000 रुपये शोधनीय लघु कार्य राशि हुई। और इसको जो पट्टेदार है उसकी पुस्तकों में चिट्ठी में संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। लास्ट पॉइंट है अशोधनीय लघु कार्य राशि। जैसे कि ऊपर हमने शोधनीय देखा, तो जो राशि शोधनीय है उसके अलावा जो भी राशि होगी वो होगी अशोधनीय। ये इसको हम ऐसे भी क्या होता है, जैसे कि आपको दिया होता है कि आगामी 3 वर्षों तक वसूल कर सकते हैं, तो आगामी 3 वर्षों के बाद भी कोई राशि अगर हम वसूल नहीं कर पाए तो वो होती है अशोधनीय, जिसको मतलब लघु कार्य राशि को वसूल करने की अवधि समाप्त होने पर वह राशि अशोधनीय राशि कहलाती है। और इस राशि को हम क्या करते हैं, लाभ हानि खाते में ले जाकर उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, और यह पट्टेदार के लिए तो हानि होती है और पट्टेदाता के लिए लाभ होता है। अब हम देखेंगे कि लेखांकन प्रविष्टियाँ, अभी मेरे सारी टर्मिनोलॉजी समझा दी है, इसके आधार पर अब एंट्रीज करना बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन देखेंगे कि जब न्यूनतम किराए का कोई प्रावधान नहीं है, मिनिमम रेंट वर्ड नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या एंट्री करेंगे। हम दोनों की पुस्तकों में मैंने बता रखा है, पट्टेदार की जर्नल ऑफ लेसी और जर्नल ऑफ लैंडलॉर्ड, ये आपको मैंने बताया है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, पहली एंट्री है कि क्या व्यवहार है कि अधिकार शुल्क, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अधिकार शुल्क देना है। तो जब रॉयल्टी ड्यू होती है तो उस स्थिति में पट्टेदार, मतलब जिसने पट्टे लिया है उसको तो रॉयल्टी देनी होती है, तो उसके लिए वो एक्सपेंसेस है तो वो डेबिट करता है रॉयल्टी अकाउंट को। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट किया है, और जिसको देना है लैंडलॉर्ड को वो उसका क्रेडिटर है, तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। और जो स्वामी है उसके लिए रॉयल्टी एक इनकम है, तो इसलिए टू रॉयल्टी रिसीवेबल, एक्सपेंडिचर को डेबिट करते हैं, आपको मालूम है रॉयल्टी को डेबिट किया है, इसके अपोजिट रॉयल्टी इसके लिए इनकम है, तो टू रॉयल्टी अकाउंट। और इसको पैसा लेना है तो लेसी को इसने डेबिट किया है, तो लेसी इसकी अपोजिट एंट्री है। लैंडलॉर्ड को इसने क्रेडिट किया, वही लैंडलॉर्ड, और ये इसको लेसी वर्ड यूज़ करता है, तो लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, ये दोनों अपोजिट, ये रॉयल्टी को डेबिट करेगा, ये रॉयल्टी रिसीवेबल लिखेगा, जिससे कि डिफरेंस पता चले कि इसको रॉयल्टी प्राप्त करनी है और इसको रॉयल्टी देनी है। तो ये तब हम करेंगे जब ड्यू होता है, रॉयल्टी ड्यू हो जाती है, तो ये पहली एंट्री होगी। उसके बाद भुगतान करना है,
मिनिमम रेंट का कोई प्रोविज़न नहीं है तो सीधा पेमेंट कर देंगे। ये लैंडलॉर्ड को आपने ऊपर डेबिट किया था, उसको हम पेमेंट कर देंगे। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश पेमेंट किया है या बैंक से टू कैश और बैंक अकाउंट। ये इसके अपोजिट एंट्री, इसको कैश मिला है, बैंक में आया है, तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। ये लैंडलॉर्ड अकाउंट को इसने डेबिट किया है, इसने क्रेडिट किया है, तो ये भुगतान प्राप्त करने के लिए। और तीसरी एंट्री होगी इसके अंदर कि हम इस एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे लेखा अवधि के अंत में। तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक्सपेंडिचर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, ये इसकी इनकम थी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम आपको पता है, कमीशन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, ये क्रेडिट में आता है, तो ये इसकी इनकम है। तो ये रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रकार से हमने देखा। आज इतना ही पढ़ाऊँगी क्योंकि फर्स्ट डे है। आप इसको थोड़ा सा किताब में से रीडिंग लगाइए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी है। इसमें आपको पूरे 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसको आप प्लीज़ देखिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।